Hello dear students, welcome to Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry mentor, and today we are going to discuss chapter 2 solution. यानी हिंदी में पढ़ेंगे बच्चों। तो आज हमारा NCERT का चैप्टर है विलियन, चैप्टर नंबर 2। पहला चैप्टर ठोस अवस्था, सेकेंड है विलियन, सॉल्यूशन बोलते हैं। अब बच्चों विलियन क्या होता है? तो अगर मैं आपको कहूँ कि भाई नमक और पानी मिला दो, तो नमक और पानी मिला दो, मिक्स कर लो, तो एक समांगी मिश्रण बनेगा जिसे हम कहेंगे नमक का जलीय विलयन। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि नहीं, आप इसमें पानी ले लो और शुगर मिला लो, शक्कर को पानी में घोल दो, दोनों आराम से मिक्स हो जाएंगे, दोनों मिक्स होके एक हो जाएंगे, समांगी मिश्रण बनेगा, तो हम कहेंगे शक्कर का जलीय विलयन, शर्करा का जलीय विलयन। ठीक है। तो मैं कहूँ कि भाई दो पदार्थ या नमक, शक्कर और पानी तीनों एक साथ मिला दो, 3 मिला सकते हो। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो कि मिक्स होने के बाद में एक हो जाते, समांगी मिश्रण का मतलब समझते हो। मिश्रण तो है, 2 चीजें मिलाई है, 2 से ज्यादा भी मिला सकते हो, लेकिन मिक्स होने के बाद में जो आपने मिश्रण बनाया है उसमें आपको एक ही अवस्था, एक ही घटक नजर आएगा। जैसे नमक और पानी घोल दो तो देख के तो तुम कहोगे तो द्रव है, ठोस तो नजर ही नहीं आ रहा। शुगर भी उसी में मिला दो तब भी तुम कहोगे द्रव है। उसमें नींबू भी निचोड़ दो, शिकंजी बना लेते, तब भी तुम कहोगे द्रव है। तो 2 पदार्थ मिलाओ, 3 मिलाओ, 4 मिलाओ, लेकिन जो मिश्रण बनेगा वो समांगी मिश्रण होना चाहिए। तो 2 या 2 से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को क्या बोलेंगे? तो हम कहेंगे विलयन। अब बच्चों अगर आपने 2 ही घटक मिलाए हैं तो हम कहेंगे द्विअंगी विलयन। 3 घटक मिलाए हैं तो हम कह देंगे त्रिअंगी विलयन, और 4 घटक मिलाए हैं तो हम कह देंगे चतुरअंगी विलयन। तो विलयन में उपस्थित घटकों के आधार पर हम कह सकते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन एंड क्वाटरनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी, त्रिअंगी और चतुरंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर विलयन क्या है। तो बच्चों देखो, डेफिनेशंस हमने पहले लिख रखी है कि भाई विलयन किसे कहेंगे, तो आपको बताना है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है। अब बच्चों यदि विलयन में 2 ही घटक हैं तो ऐसा विलयन, तो हम कहेंगे अगर 2 घटक है तो हम कह देंगे द्विअंगी विलयन। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स की भी तैयारी हो जाएगी बच्चों, साथ साथ आपको फिल करना है। ठीक है। तो यदि विलयन में 2 घटक है तो हम कह देंगे द्विअंगी विलयन। अब बच्चों 3 घटक है तो हम कहेंगे 3 घटक है तो इसे हम लिख देंगे त्रिअंगी विलयन, और अगर 4 घटक है तो हम लिख देंगे चतुरअंगी विलयन, यानी कि क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो ये तो हो गया बच्चों क्वाटरनरी। 3 है तो आप कहेंगे टर्नरी, और 2 है तो आप कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमने सोचा कि भाई हम विलयन बनाते हैं, नमक और पानी घोल देते हैं। ठीक है। तो बच्चों नमक तो कम होता है और पानी ज़्यादा होता है। अब हम कहें कि हाँ ठीक है, जो कम है और एक चीज़ ज़्यादा है बराबर ले ले, है ना, तो बराबर ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन मिक्स होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 1 किलो नमक, 1 किलो पानी, तो आप समांगी मिश्रण नहीं बना पाओगे, बिल्कुल गाढ़ा मिश्रण बन जाएगा। तो जनरली ऐसा होता है कि जिसे हम घोलते हैं वो कम रहता है और जिसके अंदर घोलते हैं वो ज़्यादा रहता है, लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। ठीक है। तो हम कहते हैं कि देखो कुछ दिमाग लगाएं, नमक पानी में घोला, नमक गायब, शुगर पानी में घोली, शुगर गायब, अमोनियम क्लोराइड घोल दो, गायब हो जाएगा, ग्लूकोज घोल दो, गायब हो जाएगा। तो हम कहेंगे भाई वो पदार्थ जो पानी में जाते ही गायब हो गया, वो पदार्थ जो विलायक में जाते ही डिसअपियर हो गया, गायब हो गया, मतलब भौतिक अवस्था बदल गई, गायब का हुआ है तो उसके अंदर ही। भाई पानी में नमक आपको दिखाई नहीं दे रहा है, टेस्ट करो तो फील तो हो ही जाएगा, है ना। पानी में शुगर घोल दी तो शुगर गायब हो गई, है तो उसी के अंदर ना, तभी तो पानी मीठा हो गया। तो हम कहेंगे हाँ है तो उसके अंदर, लेकिन फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, भौतिक अवस्था बदल गई। तो बच्चों वह घटक जो विलयन में जाते ही अपनी भौतिक अवस्था बदल देता है उसे कहेंगे विलय, और भौतिक अवस्था ना बदले तो हम कहेंगे विलायक। जैसे नमक का जलीय विलयन, तो बच्चों जल भी लिक्विड है और विलयन भी लिक्विड है। शुगर का जलीय विलयन, तो जलीय विलयन मतलब जल तो लिक्विड है ही, द्रव क्या है, विलायक क्या है, द्रव है, और विलयन क्या है, तो वो भी द्रव है। तो जनरली हम कह सकते हैं कि भाई जो कम है वो विलय और जो ज़्यादा है वो विलायक।
या फिर आप कह दो कि भाई जो अपनी भौतिक अवस्था बदल दे वो विलय, और जो अपनी भौतिक अवस्था ना बदले वो विलायक, और समांगी मिश्रण यानी विलयन। और जनरली हम पढ़ते तो ऐसा होता है कि हाँ भाई जो कम है वो विलय और जो ज़्यादा है वो विलायक, लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं बच्चों। एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेगा 222.6 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल को 200 ग्राम जल में घोलते, तो बच्चों को लगता है ग्लाइकॉल तो 222 ग्राम दे रहे हो, पानी तो 200 ग्राम दे रहे हो, तो फिर अब क्या, पानी विलायक रहेगा, पानी में जाके ग्लाइकॉल की अवस्था बदल जाएगी, है ना। तो हम कहेंगे कि भाई भौतिक अवस्था के आधार पर जो आपको आंसर मिलेगा वो बिल्कुल सही मिलेगा, ठीक है, कि भाई जिसकी भौतिक अवस्था बदल गई वो विलय और जिसकी भौतिक अवस्था ना बदली वो विलायक, ठीक है। अब सवाल आएगा हमें कैसे पता चलेगा कि भौतिक अवस्था बदली या ना बदली, तो बच्चों लिख के देगा कि भाई इस चीज़ को मैंने जल में घोला है, तो हमने दिमाग लगाना ही नहीं, जल में घोला है तो जल विलायक है। इस चीज़ को मैंने बेंजीन में घोला है तो बेंजीन विलायक है, ऐसे, ठीक है। तो विलय क्या है, विलायक क्या है, तो बच्चों हम कहेंगे भाई विलय और विलायक, विलय यानी सॉल्यूट, विलायक यानी सॉल्वेंट। तो जनरली ऐसा होता है कि भाई विलय कम है, विलायक ज़्यादा है, और समांगी मिश्रण जो है वो विलयन। तो विलय और विलायक का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, ठीक है। अब बच्चों विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी भौतिक अवस्था विलयन में बदल जाती है ना। भाई शुगर पानी में गया तो शुगर ठोस नहीं रहा, ग्लूकोज पानी में घोला तो वो ठोस नहीं है, नमक को पानी में घोला तो वो ठोस नहीं है, वो तो उसके अंदर जाके अपनी भौतिक अवस्था बदल देता है, इतना छोटा हो जाता है कि आपको दिखना ही बंद हो जाता है, फील कर नहीं सकते आप उसको टच करके कि इसमें नमक है कि नहीं, है ना। तो हम कहेंगे कि भाई जिसकी भौतिक अवस्था बदल जाए उसे आप विलय बोल दो, और जिसकी भौतिक अवस्था नहीं बदलती है, एज इट इज रहती है, समान रहती है, उसे हम विलायक कह दें। और जनरली तो ऐसा होता ही है कि भाई विलयन में विलय कम होता है और विलायक ज़्यादा होता है, क्लियर। तो विलयन की परिभाषा क्लियर, दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को क्या बोलेंगे, विलयन। दो घटक है द्विअंगी, तीन घटक है त्रिअंगी, चार घटक है चतुरअंगी क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अब विलयन में जनरली एक होता है विलय, दूसरा होता है विलायक। जो कम है वो विलय, जो ज़्यादा है वो विलायक, और जो समांगी मिश्रण है वो विलयन। अब कम ज़्यादा से नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जिसकी फिजिकल स्टेट, जिसकी भौतिक अवस्था बदले वो विलय, ना बदले वो विलायक, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब बच्चों क्या होता है, एक टर्म आता है विलयता, मतलब मैंने आपको अलग अलग बच्चों को अलग अलग पैकेट्स दे दी, मैंने कहा भाई ये ऐसा करो कि ये आपको यूरिया का पैकेट दिया तो मुझे इसकी विलयता बता दो, तो तुम क्या करोगे, सबके सब जो 100 ग्राम पानी ले लो, 100 ग्राम वाटर ईच आप ले लो, और आप उसके अंदर जो भी पैकेट दिया है, मान लो यूरिया है तो यूरिया उसकी घोलते रहो उसके अंदर, ठीक है। तो सबको बराबर पानी लेना है, क्योंकि कोई कम पानी लेगा तो आपको थोड़ी देर में घुलना बंद हो जाएगा, कोई ज़्यादा पानी लेगा तो घुलता ही रहेगा। तो सॉल्युबिलिटी बताओगे कैसे, तो विलयता मतलब आप सब निश्चित मात्रा में विलायक ले लो, ठीक है। टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखो, क्योंकि आपको पता है गर्म पानी में चीज़ें ज़्यादा घुलती, ठंडे पानी में चीज़ें कम घुलती, जनरली हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं, अभिक्रिया पर डिपेंड करता है ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। लेकिन हाँ ये बात तो पक्की है कि ताप बदलने से विलयता बदल जाएगी। तो सब बच्चों को क्या करना है, सेम टेम्परेचर रखना है, सारे बच्चे समान ताप रखेंगे, पानी की मात्रा या विलायक की मात्रा फिक्स कर लेंगे, सबको 100 ग्राम पानी लेना है और सबको कांस्टेंट टेम्परेचर रखना है। अब आपको जो मैंने पैकेट दिया है वो आप घोलते जाओ, तो विलय की अधिकतम मात्रा जो विलायक में घुली है उसे हम क्या कहेंगे, विलयता। तो भाई आपका रिजल्ट आ जाएगा कि भाई 100 ग्राम विलायक आपने दिया है ना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने पैकेट दिया है, मान लो मैंने आपको यूरिया का पैकेट दे दिया तो आप कहोगे 20 ग्राम से ज़्यादा नहीं घुल रहा, तो भाई मैक्सिमम अमाउंट, विलय की अधिकतम मात्रा जो विलायक में घुल सकती है वो है विलयता, ठीक है। अब वो घुल गया, मान लो आयंस बना रहा है ना, तो आयनों की सांद्रता का गुणनफल विलयता गुणनफल, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो विलयता गुणनफल तो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, अल्प विलय लवणों के लिए होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई अधिकतम मात्रा जो आप घोल सकते, जितनी घोल सकते उतनी मान लो आपने घोल दी, तो आप कहोगे भाई मैक्सिमम आप कह रहे हो मैडम 20 ग्राम घोल सकता है, 20 मैंने घोल दिया, मतलब तुमने संतृप्त विलयन बना दिया। अब कोई कहेगी नहीं 20 तो नहीं घोला, खत्म हो गया, गिर गया, वेस्ट हो गया, है ना, कोई और रीज़न से मान लो मिला ही नहीं, तो मैंने तो 15 ही घोला,
तो भाई अधिकतम तो 20 घोल सकते हो, तुमने 15 घोला है, मतलब 5 ग्राम अमाउंट का अभी गुंजाइश बाकी, 5 ग्राम और घोल सकते हो। तो अधिकतम से तुमने कम घोला है, तो तुम कहोगे असंतृप्त विलयन, कि भाई आप तो 20 कह रहे हो, मैक्सिमम 20 घोल सकता है, मैंने तो 15 ही घोल के रखा है, तो बच्चों वो हो जाएगा असंतृप्त विलयन। और अधिकतम 20 है, तुमने 22 घोल दिया, 23 घोल दिया, तो बच्चों वो अवक्षेपित होना स्टार्ट हो जाए, जितना घोल सकता है उतना घुल जाएगा। फिर जबरदस्ती घोला तो क्या हो जाएगा, नई मात्रा तो घुल जाती है, पुरानी वाली क्या हो जाती है, अवक्षेपित ऊपर आ जाएगी या नीचे पैंदे में बैठ जाएगी। उस स्थिति में हम कहेंगे अति संतृप्त विलयन। तो अगर मैं आपको कहूं कि भाई विलेयता के आधार पर विलयन के प्रकार बताओ, है ना, विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा के आधार पे आप क्या बताओ, विलयन के प्रकार बताओ, तो तुम कहोगे ठीक है, सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट। विलेय की मात्रा के आधार पे बच्चों विलयन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे भाई 3 प्रकार के। कौन कौन से, तो असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त। अब असंतृप्त मतलब, तो मैं कहूँगी 20 ग्राम घोल सकते थे, तुम तो 15 ही घोल रहे हो, 5 ग्राम की गुंजाइश बाकी। यानी निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलेय को और घोला जा सकता है ना, ऐसा विलयन बना लो जिसमें मैं और विलेय घोल सकती हूँ, तो मैं कह दूंगी भाई फिर वो क्या है, असंतृप्त विलयन। ठीक है, तो असंतृप्त विलयन बच्चों, तो हम लिखेंगे ऐसा विलयन जिसमें, ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा को विलेय की और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों अगर आप और घोल सकते हैं तो आप कहेंगे मतलब अभी तो वो असंतृप्त है। ठीक है, और अधिक मात्रा को घोला जा सके, तो बच्चों विलयन कैसा है, असंतृप्त विलयन है, अनसैचुरेटेड विलयन। ठीक है, संतृप्त विलयन, तो बच्चों अधिकतम मात्रा जो कि 100 ग्राम में घुली हुई है, विलेय की अधिकतम मात्रा जो कि 100 ग्राम में घुली हुई है, अब गुंजाइश नहीं है, तो हम कहेंगे संतृप्त विलयन। ठीक है, तो संतृप्त कब बनेगा, तो हम कहेंगे विलेय की अधिकतम मात्रा, अच्छा टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है बच्चों, आपको पता है ताप बदल दिया तो विलेयता बदल जाएगी, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। तो विलेय की अधिकतम मात्रा जो कि 100 ग्राम विलायक में उपस्थित हो, ठीक है, 100 ग्राम विलायक में उपस्थित हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे संतृप्त विलयन। ठीक है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो मैं यहां लिख देती हूँ भाई निश्चित ताप पर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, निश्चित ताप पर विलेय की वह मात्रा जो कि 100 ग्राम विलायक में क्या हो, उपस्थित हो, भाई इतना घोल सकता था उतना घोल दिया, संतृप्त विलयन कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया सैचुरेटेड, पहला वाला क्या हो गया, तो हम कहेंगे अनसैचुरेटेड। अब अति संतृप्त क्या है बच्चों, तो देखो अधिकतम से कम घोला तो असंतृप्त, अधिकतम घोल दिया तो संतृप्त, और अधिकतम से ज्यादा घोल दोगे तो बच्चों वो क्या हो जाएगी, तो हम कहेंगे अधिकतम से ज्यादा घोल दिया तो हाइपर सैचुरेटेड। ठीक है, अति संतृप्त विलयन यानी बच्चों आपको लिखना है हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम कहेंगे यदि विलयन में, यदि 100 ग्राम विलायक में, चलो विलयन छोड़ देते हैं, 100 ग्राम विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा से, विलेय की अधिकतम मात्रा से
और अधिक मात्रा उपस्थित हो। ठीक है, अधिकतम सॉल्युबिलिटी है ना, अधिकतम या आवश्यक मात्रा में जितनी चाहिए उससे क्या हो, ज्यादा उपस्थित हो, है ना, अधिकतम मात्रा से और अधिक मात्रा उपस्थित हो तो क्या होगा बच्चों, तो हम कहेंगे बस ऐसा विलयन जो है, ऐसा विलयन अति संतृप्त विलयन होगा। ठीक है, हाइपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन अति संतृप्त विलयन होगा। ठीक है, मैक्सिमम से अगर आप क्या करेंगे, ज्यादा मात्रा घोल देंगे तो हम कहेंगे कि एक निश्चित ताप पर संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा, है ना, या अधिकतम मात्रा जो कि संतृप्त अवस्था के लिए चाहिए उससे भी अगर ज्यादा घोल दोगे तो हम कहेंगे अति संतृप्त। ठीक है, तो बच्चों विलेयता गुणनफल के आधार पे बताएं। अगर मैं आपसे कहूं कि चलो आपने बता तो दिया असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त, तो विलेयता गुणनफल। अब बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि विलेयता गुणनफल यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये तो हमने क्लास 11th में पढ़ा था, फिर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था क्लियर नहीं, समझ में आया नहीं आया वो भी क्लियर नहीं। तो विलेयता गुणनफल एक्चुअल में क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP, है ना। आपसे पूछे कि भाई अति संतृप्त विलयन के लिए KSP क्या होगा, संतृप्त के लिए क्या होगा, असंतृप्त के लिए क्या होगा। तो बच्चों अगर मैं कहूँ कि पहली बात कोई लवण, सॉल्ट, यानी जो आयंस पे टूट जाता है, ठीक है, अल्प विलेय लवण जो बहुत ही कम घुलता है, स्पैरिंगली सॉल्युबल, जैसे AgCl, तो तुम कहोगे AgCl का तो श्वेत अवक्षेप है, घुलता ही नहीं, पानी बहुत ज़्यादा ले लो, है ना, तो हम देखेंगे आप थोड़ा बहुत अमाउंट जो है वो आयंस फॉर्म में आएगा। वैसे तो प्रेसिपिटेट हो जाता है लेकिन इतना घोलना ही नहीं है कि अवक्षेप हो, तब तक घोलो जब तक अवक्षेप नहीं आए, तो हम कहेंगे ठीक है थोड़ा बहुत तो जाएगा, है ना। अवक्षेप कब आएगा, भाई थोड़ा डाला, घुला, नहीं घुला तो PPT आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों विलेयता गुणनफल एक्चुअली क्या है, तो विलेयता गुणनफल विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता का गुणनफल है। तो भाई AgCl मतलब Ag+ और Cl-, तो मान लो एक विद्युत अपघट्य है AB, है ना, अल्प विलेय विद्युत अपघट्य क्या है AB, तो मैं कहूँगी आयन कौन से मिलेंगे, A+, B-। अब बच्चों उतने ही आयन प्रेजेंट है जितना विलेयता गुणनफल है, मतलब विलेयता गुणनफल बता रहा है कि कितना घोल सकता हूँ, तो जितना घोल सकता है उतने आयन उपस्थित हैं, कि भाई मेरी ताकत तो इतनी है, तो आप कह रहे हो अच्छा आपकी ताकत इतनी है, उतने आयन उपस्थित है, तो उतने ही आयन हैं जितना विलेयता गुणनफल है। तो ऐसा विलयन क्या होगा बच्चों, तो हम कहेंगे ऐसा विलयन होगा संतृप्त विलयन। ठीक है, विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता का गुणनफल और विलेयता गुणनफल बराबर है, तो हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। अब मैं कहूँगी नहीं विलेयता गुणनफल तो बहुत ज़्यादा है और उतने आयन तो आपके पास है ही नहीं, तो बच्चों विलेयता गुणनफल मतलब घोलने की क्षमता, ठीक है, A+ और B-। तो भाई घोलने की क्षमता, पहले केस में तो जितनी क्षमता थी उतने आयन तुमने पहुंचा दी, तो भाई जितनी मेरी पावर थी उतनी चीज मुझे मिल गई, मतलब सैचुरेशन लेवल आ गया, संतृप्त। अब घोलने की क्षमता तो बहुत ज्यादा है और आयन तो आपने पहुंचा ही नहीं, आयन तो कम है, तो हम कहेंगे अच्छा भाई कम है मतलब ये तो और घोल सकता है, इसके अंदर और विलेय को घोला जा सके, तो इसके अंदर अगर और विलेय घोला जा सके तो ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, है ना, कि भाई असंतृप्त वाले केस में क्या होता है, तो हम और विलेय को घोल सकते हैं, तो हम कहेंगे ठीक है भाई। अगर आप कह रहे हो कि विलेयता गुणनफल ज़्यादा है ना, आयंस तो हमने इतने पहुँचाया ही नहीं, तो बच्चों ऐसा सॉल्यूशन हो गया असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। और बच्चों यदि विलेयता गुणनफल आयनों की सांद्रता से कम है ना, विद्युत अपघट्य में उपस्थित आयनों की सांद्रता, आयंस ज्यादा है, तो इतनी तो पावर ही नहीं है जितना तुमने सामान पहुंचा दिया, है ना, क्षमता तो घोलने की कम है, आयन ज्यादा है, तो अब वो घुलना बंद हो जाएंगे, तो घुलना बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, तो हम कहेंगे अवक्षेपित हो जाएंगे, है ना, भाई जितना घोल सकता था उतना घोल दिया, उसके बाद आपने और ज्यादा घोल दिया उसके अंदर, तो आयंस अगर ज्यादा उपस्थित है तो आपको पता है नई वाली चीज तो घुल जाती है ना, डिसोल्यूशन, लेकिन पुराने वाले क्या हो जाएंगे, आयन वापस अवक्षेपित हो जाएंगे। तो ये जो सिचुएशन है बच्चों, ये हाइपर सैचुरेशन
अति संतृप्तता को दर्शाती है। तो हम कहेंगे अगर ऐसा सॉल्यूशन है तो वो माना जाएगा अति संतृप्त विलयन। और बच्चों अति संतृप्त वाली स्थिति में क्या होगा, तो हम कहेंगे इस सिचुएशन में, इस स्थिति में क्या होता है, तो यहाँ होता है अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, जब अति संतृप्त स्थिति आ जाती है मतलब ये स्थिति होती है अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि भाई विलेयता गुणनफल के आधार पर संतृप्त क्या है, तो हम कहेंगे KSP का मान आयनिक सांद्रताओं के गुणनफल के बराबर है तो संतृप्त। KSP का मान सांद्रताओं के गुणनफल से ज़्यादा है मतलब गोल तोड़ सकते हो तो आप कहेंगे असंतृप्त। और KSP का मान आयनिक सांद्रताओं के गुणनफल से कम है मतलब अब और गोला नहीं जा सकता तो हम कहेंगे अति संतृप्त। और अति संतृप्त के केस में क्या हो जाता है, अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम कहेंगे ओके ये भी क्लियर। अब बच्चों ये तो था कि भाई आपने विलय की मात्रा के आधार पे बता दिया विलयन। अब मैं आपको कहूँ कि भाई विलयन गैसीय है, ठोस है या द्रव है। मतलब गैस में कुछ घोल के विलयन बनाया है, द्रव में कुछ घोल के विलयन बनाया है, या ठोस में तुमने कुछ घोल के विलयन बनाया है। तो विलयन 3 प्रकार का होता है, गैसीय विलयन, ठोस विलयन, द्रव विलयन। ठीक है, मतलब तो हम कहेंगे भाई विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे हम विलयन को 3 भागों में पुनः बांट सकते हैं, गैसीय विलयन, ठोस विलयन, द्रव विलयन। मतलब बच्चों गैसीय विलयन में आपका जो विलायक है, ठीक है, यहाँ विलायक जो है वो हमेशा गैस रहेगा। ठीक है, और विलय तो तुम कहोगे विलय तो डिपेंड करता है कि भाई विलय गैस भी हो सकता है, विलय द्रव भी हो सकता है और विलय ठोस भी हो सकता है ना। विलायक अगर गैस है तो विलायक की भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था के समान रहती है, मतलब गैसीय विलयन माना जाएगा। अगर मैं कहूँ कि नहीं ठोस विलयन, तो बच्चों ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस है, मतलब तुमने ठोस में कुछ घोला है। अब तुम कहोगे ठोस में कैसे घोलें, तो बिल्कुल घोल सकते। ठोस में तुम ठोस को भी घोल सकते हो, अभी उदाहरण देखेंगे हम। द्रव को भी घोल सकते हो और गैस को भी घोल सकते हो। ठीक है, तो कभी आपको लगेगा कि कोलोइड विलयन बन गया, तो पॉसिबल कोलोइड विलयन भी बन सकता है, लेकिन विलायक आपका क्या होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। अब बच्चों द्रव विलयन, तो हम कहेंगे द्रव विलयन क्या होता है, तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक सदैव द्रव होगा। लेकिन विलय, तो हम कहेंगे विलय की तो चॉइस है कि भाई विलय हमारा ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर हमने विलयन को 3 भागों में बांट लिया, ठोस विलयन, गैस विलयन, द्रव विलयन। ठीक है, अब बच्चों गैसीय विलयन, तो हम कहेंगे 2 या 2 से ज़्यादा गैसीय विलयन बना लो, 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस को मिला दो, गैसीय विलयन। ठीक है, ठोस तो 2 ठोसों को मिला लो और द्रव तो 2 द्रव को मिला लो, पानी में अल्कोहल मिला लो, द्रव विलयन समांगी भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं हर बार द्रव में द्रव मिलाएं, ठोस भी मिला सकते हैं, गैस भी मिला सकते हैं। ठोस में ठोस मिलाएं, जरूरी नहीं द्रव और गैस भी मिला सकते हैं। और गैसीय विलयन तो गैस में गैस मिलाओ, समांगी है। लेकिन इसके अलावा तो बच्चों हम कहेंगे इसके अलावा हम क्या मिला सकते हैं, द्रव मिला सकते हैं और ठोस भी मिला सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई चलो ये तो है। अब बच्चों एक होता है वास्तविक विलयन। अगर आप पृष्ठीय रसायन पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा कि अगर समांगी मिश्रण है तब तो हम वास्तविक विलयन बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर समांगी मिश्रण है या वास्तविक विलयन है, तो वास्तविक विलयन में कणों का आकार कितना होगा, तो हम कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन। वास्तविक विलयन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। ठीक है, वास्तविक विलयन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होगा। तो 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर।
और सेंटीमीटर करना है तो 10 की पावर 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। तो अगर आपको शीट करते गाइड करते तो वहाँ आपको क्वेश्चन मिलेगा बच्चों कि भाई वास्तविक विलयन में कणों का आकार कितना होता है, विलय कणों का आकार, तो हम कहेंगे ठीक है 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। ठीक है, अब बच्चों एनसीईआरटी में आपको एक टेबल दे रखी है, गैसीय विलयन, ठोस विलयन, द्रव विलयन। तो हम इन तीनों विलयन को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते। तो देखो विलयन के प्रकार, ठीक है, कौन सा विलयन है, गैसीय है, ठोस है या द्रव है। तो मैं कहूंगी भाई विलयन का प्रकार जो है वो मैं ले लेती हूं गैसीय विलयन। ठीक है, तो पहली कैटेगरी मैंने ले ली गैसीय विलयन। ओके, तो बच्चों गैसीय विलयन यानी विलायक तो गैस रहेगा, लेकिन विलय तो हम कहेंगे विलय तो बता रहे अभी, है ना, विलय क्या हो सकता है, विलय तो ठोस भी हो सकता है, सही, विलय तो द्रव भी हो सकता है और विलय तो गैस भी हो सकता है ना। अभी गैस में गैस घोल दो, घोलना गैस में ही है, द्रव को गैस में घोल दो, ठोस को गैस में घोल दो। विलायक, तो बच्चों विलायक जो है वो तो हर बार क्या रहेगा, तो हम कहेंगे विलायक हर बार क्या रहेगा, गैस, क्योंकि आपने कह दिया गैसीय विलयन, तो यहाँ पे भी गैस, यहाँ पे भी गैस और यहाँ पे भी गैस। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके आपको क्या करना है, इन सब के एग्जाम्पल्स देने हैं, उदाहरण दे दो। ठीक है, बात समझ में आई। भाई मैंने कह दिया गैसीय विलयन, तो बच्चों गैसीय विलयन मतलब बनाना तो तुम्हें गैस में ही है, विलायक तो तुम्हें गैस रखना है, विलय आपकी चॉइस है, ठोस रखते हो, द्रव रखते हो, गैस। ठोस रखते हो तुम ऐसा बोल सकते हैं ठोस गैस विलयन, द्रव रखते हो तो हम बोल सकते हैं द्रव गैस विलयन, और गैस रखते हो तो हम बोल सकते हैं गैस गैस विलयन, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि अगर तुम ठोस को गैस में घोलो, दिमाग लगाओ, घोलना तुम्हें ठोस है ना, और किस में घोलना है, तो हम कहेंगे गैस में घोलना है। तो बच्चों कपूर देखा है आपने, है ना, हम पूजा वूजा करते तो कपूर जलाते, तो कपूर होता तो ठोस है, लेकिन वो क्या हो जाता है, ऊर्ध्वपातन हो जाता है ना, ठोस से सीधा कौन सी अवस्था में आ जाता है, गैसीय अवस्था में, हवा में फैल जाता है। तो हम कहेंगे हाँ भाई कपूर जो है उसमें विलय क्या है, तो भाई विलय तो ठोस है, और विलायक क्या है, तो विलायक जो है वो गैस है, तो कपूर हो सकता है, धुआं हो सकता है। ठीक है, तो उदाहरण लिख देंगे, तो हम कहेंगे एक उदाहरण है कपूर, दूसरा उदाहरण है धुआं। ओके, अब एक और नाम गैसीय विलयन है, लेकिन अगर कोई ऐसा कह दे ठोस गैस विलयन, तो हम कहेंगे हाँ बात सही है, गलत नहीं है। विलय कौन है, ठोस, विलायक कौन है, गैस। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि निम्न में से कौन सा ठोस गैस विलयन है, तो ठोस गैस विलयन मतलब विलय ठोस, विलायक गैस। तो आपको लिखना है कि भाई ये जो उदाहरण है ये है ठोस गैस विलयन, ठोस गैस विलयन। ओके, फर्स्ट एग्जांपल क्लियर। नेक्स्ट बच्चों आपको द्रव को घोलना है गैस में, है ना, घोलनी द्रव है, ठीक है, और किस में, मतलब घोलना विलय क्या है, तो विलय द्रव है, लेकिन होना हवा में चाहिए। तो बच्चों अब दिमाग लगाओ, तो अगर मैं क्या करूं, क्लोरोफॉर्म की बॉटल खोल दो, तो क्लोरोफॉर्म की वाष्प होती है ना, वाष्प होती मतलब वेपर्स है उसकी, फैल जाएंगी हवा में, तो मैं कहूंगी क्लोरोफॉर्म का वायु में मिश्रण। क्लोरोफॉर्म की क्या है, लिक्विड है बच्चों, तो लिक्विड है, लेकिन खोलते ही क्या हो जाएगा, हवा में वाष्प के रूप में आ जाएगा, तो क्लोरोफॉर्म का वायु में मिश्रण। ठीक है, या फिर बच्चों हवा में नमी तो होती है ना, तो हम कहेंगे हवा में नमी होती, तो हवा में नमी, तो हवा मतलब वायु यानी कि गैस, और नमी क्या, तो हम कहेंगे जल वाष्प, है ना, मिक्स हो जाते हैं आराम से, आपको पता भी नहीं चलता। हम बोलते हैं कि ह्यूमिडिटी है, तो ह्यूमिडिटी है मतलब क्या, हवा में नमी बहुत ज़्यादा है, तो हवा में नमी भी क्या है, तो हम कहेंगे द्रव गैस विलयन। ठीक है, तो अगर इन दोनों में आपसे पूछे कि निम्न में से द्रव गैस विलयन है,
तो बच्चों ऐसा विलयन जिसमें विलेय द्रव हो और विलायक क्या हो, गैस, उसे हम कहेंगे द्रव गैस विलयन। अब गैस गैस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बच्चों, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ हवा क्या है, वायु क्या है, तो वायु गैस गैस विलयन है। होता क्या है, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही तो होता है मोस्टली, तो ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का मिश्रण। ठीक है, अब थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, कोई कहते नहीं वायु में तो थोड़ा सा धूल मिट्टी भी होता है ना, या थोड़ी सी नमी भी होती है, तो बात तो सही है, बट मोस्टली एयर जो है 99% तो आपको पता यही चीज़ें हैं, तो चल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई गैस गैस विलयन का उदाहरण दो, तो हम कह देंगे ओके, हवा में ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का मिश्रण, तो ये एग्जाम्पल है बच्चों गैस गैस विलयन। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे हम क्या कहेंगे कि भाई विलयन 3 प्रकार का होता है, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। अगर आपने विलायक को हर बार गैस लिया है तो गैसीय विलयन, अब विलेय चाहे ठोस हो चाहे द्रव हो या फिर बच्चों गैस हो, बोलेंगे हम उसे हमेशा गैसीय विलयन। अब नेक्स्ट आता है बच्चों द्रव विलयन। क्या क्या था हमारे पास, तो हमने कहा गैसीय विलयन, ठोस विलयन और द्रव विलयन। ठीक है, पहले द्रव विलयन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर ठोस विलयन को डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो भाई द्रव विलयन है ना, यहां हमने क्या लिखा था, विलयन का प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब विलयन के प्रकार में इस बार हम डिस्कस करने वाले हैं द्रव विलयन। अब विलेय तो हम कहेंगे भाई विलयन द्रव विलयन है, मतलब विलायक तो द्रव रहेगा, लेकिन विलेय द्रव भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, और आपको बताने हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ओके, उदाहरण दे देंगे हम। अब बच्चों पहला हम स्टडी कर रहे हैं क्या, विलयन का प्रकार, तो हम कह रहे हैं भाई हम पढ़ रहे हैं द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, द्रव विलयन, द्रव विलयन में विलेय क्या हो सकता है, तो हम कहेंगे विलेय ठोस भी रख सकते हो, द्रव भी रख सकते हो और गैस भी रख सकते हो। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है, विलायक हर सिचुएशन में द्रव होना चाहिए। भाई घोलना आपको द्रव के अंदर है, मतलब पानी में ही बना लो विलयन, अब तुम्हारी मर्जी है तो ठोस घोल दो, द्रव घोल दो, गैस घोल दो, बनाना तुम्हें पानी के अंदर है या कोई भी द्रव विलायक के अंदर आपको बनाना है विलयन। ठीक है, अब आएंगे, चलो भाई एग्जाम्पल दे दो। तो बच्चों ठोस द्रव विलयन मतलब पानी में ठोस घोल दो, तो हमने शुरू में ही पढ़ा था, पानी में नमक घोल दो, पानी में शक्कर घोल दो, तो मैं लिख दूं भाई शर्करा का जलीय विलयन, है ना, शुगर सॉल्यूशन, शर्करा का जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन, ये सब क्या है, तो हम कहेंगे भाई शुगर सॉल्यूशन देख लो, सॉल्ट का सॉल्यूशन देख लो, नमक का जलीय विलयन, ये सब क्या है, तो ये सब ठोस द्रव विलयन है ना बच्चों, ये सब के सब क्या है, तो हम कहेंगे ये सब के सब ठोस द्रव विलयन है। ठीक है, तो इनका टाइप तो हम कहेंगे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, ठोस द्रव विलयन। ओके, अब आपसे कहा जाए कि नहीं भाई द्रव में द्रव घोल दो। ठीक है, तो द्रव में द्रव कैसे घोलेंगे, तो हम कहेंगे पानी में अल्कोहल घोल दो, जल प्लस अल्कोहल। ठीक है, तो जल और अल्कोहल, आपको पता है अल्कोहल वाइन जो है वो अल्कोहल में आराम से मिक्स हो जाता है, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है भाई जल प्लस अल्कोहल क्या है, ये आपका द्रव द्रव विलयन है। या क्लोरोफॉर्म में डाइक्लोरोमीथेन घोल दो, है ना, CH2Cl2 और CHCl3, ये बेंजीन में टॉलुइन घोल दो, तो हम कहेंगे भाई बेंजीन टॉलुइन, तो ये द्रव द्रव विलयन है, दोनों लिक्विड है, मिक्स हो जाएंगे, तो बेंजीन प्लस टॉलुइन। ठीक है, तो बच्चों ये क्या होंगे, तो हम कहेंगे इनमें तो विलेय भी द्रव है, विलायक भी द्रव है, तो इस प्रकार के विलयन जो है वो होते हैं द्रव द्रव विलयन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, अब बच्चों तीसरा तुम्हें है कि घोलना तुम्हें गैस है,
ठीक है, घोलना तो द्रव में है लेकिन गैस को घोलना है। अब मुझे बताओ कि जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जलीय जीव जंतु, तो जलीय जीव जंतु क्या करते हैं, वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ही तो लेते है ना। तो हम कहेंगे जो हम पानी देख रहे हैं उसमें ऑक्सीजन घुली होती, तो जल में घुली ऑक्सीजन, ठीक है। तो भाई जल में घुली ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन गैस है घुली पानी में, तो ऑक्सीजन गैस मतलब विलेय गैस पानी में घुली है यानी द्रव। जल में घुली अमोनिया भी हो सकता है, तो हम कहेंगे हाँ पॉसिबल, जल में घुली अमोनिया, ठीक है। और तो बच्चों हम कहेंगे ऑक्सीजन घुल गई, अमोनिया घुल गई, पानी में CO2 भी घुल जाएगी, तो वो भी ले सकते हो, जल में घुली CO2, या सोडा वाटर ही ले लो। सोडा वाटर एक्चुअली क्या होता है, तो हम कहेंगे सोडा वाटर में क्या होता है, CO2 ही तो घुली होती है, तो सोडा वाटर। तो भाई ये सारे उदाहरण किसके हैं, तो हम कहेंगे इस बार हमने बना लिया है गैस द्रव विलयन। तो बच्चों ये हो गया गैस द्रव विलयन, गैस लिक्विड सॉल्यूशन। ऊपर वाला द्रव द्रव, नीचे वाला गैस द्रव, और सबसे ऊपर वाला ठोस द्रव विलयन। क्लियर। अब आपने कहा कि भाई गैस में घोला तो गैसीय विलयन, द्रव में घोला तो द्रव विलयन, अभी ठोस में बना दो। ठोस में कुछ घोलो, तो घोलना तो तुम्हें पता है कि भाई 3 चीजें घोल सकते हैं, ठोस में ठोस, ठोस में द्रव, ठोस में गैस, है ना। तो विलयन के प्रकार में आ जाएगा बच्चों कि भाई इस बार हम बना रहे हैं विलयन के प्रकार में ठोस विलयन, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन ठोस विलयन, ओके। तो बोलेंगे हम ठोस विलयन क्योंकि ठोस में बनाया है, ठीक है। अब बच्चों ठोस में बनाया है तो चलो मैं इसको एक बार लिख लेती हूँ, सॉलिड सॉल्यूशन। विलय क्या रखना है, तो तुम कहोगे 3 चॉइस है कि भाई मैं ठोस भी रख सकता हूँ, द्रव भी रख सकता हूँ और गैस भी रख सकता हूँ। तो विलयन के प्रकार के बाद विलय, तो 3 चॉइस लिख दो, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। विलायक में क्या लिखना है, तो भाई आप कहेंगे विलायक में तो हमें ठोस ही रखना है, बनाना तो हमें उसको सॉलिड के अंदर है, तभी तो हमने बोला है ठोस विलयन। तो घोलना तो ठोस में, अब आप क्या घोल रहे हो आपकी इच्छा है। अब आपको बच्चों 1 बाय 1 एग्जाम्पल सोचने हैं, दिमाग लगाओ क्या दिमाग में आ रहा है कि भाई क्या बन जाना चाहिए। तो उदाहरण, ठीक है। तो उदाहरण आपको देना है, पहला ठोस ठोस विलयन। सोचो कि मुझे एक ठोस में दूसरा ठोस घोलना है, तो बच्चों एक ठोस में दूसरा ठोस घोलोगे तो मैं कह दूं मिश्र धातु। अगर मैं तुम्हें कहूँ पीतल, तो पीतल क्या होता है, कॉपर और जिंक, ठीक है। तो भाई मिश्र धातु लिख देना उदाहरण सीधा कि मिश्र धातु में जनरली क्या होता है, तो भाई मिश्र धातु में जनरली ठोस ठोस होता है, ठीक है। तो हमने लिख दिया पीतल, तो पीतल होता है बच्चों कॉपर प्लस जिंक, ठीक है। कांसा, तो कांसा का और सा, का मतलब कॉपर और सा मतलब एसिड, कॉपर और टिन, तो मिश्र धातु। तो भाई मिश्र धातु को हम क्या बोलेंगे, तो हम कहेंगे ठोस में ठोस गोला है, तो मिश्र धातु हमेशा माना जाएगा ठोस ठोस विलयन, ठीक है। सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, ठोस ठोस विलयन, ओके। अब दिमाग लगाओ कि भाई ठोस में तुम्हें द्रव घोलना है। अब यहाँ थोड़ा सा जोर आता है बच्चों के, ठोस में द्रव कैसे घोलूंगा। तो बच्चों एक शब्द सुना तुमने अमलगम, है ना, और आगे बहुत सारा तुम मेटल कैटलिस्ट जब भी पढ़ोगे उत्प्रेरक, तो तुम पढ़ोगे सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ सोडियम अमलगम मतलब सोडियम मरकरी, जिंक अमलगम मतलब जिंक मरकरी, तो अमलगम मतलब मरकरी को अगर सोडियम में घोला है तो सोडियम अमलगम, जिंक में घोला है तो जिंक अमलगम। तो मरकरी तो द्रव है और सोडियम और जिंक क्या है, ठोस है। तो हमें तो ठोस में ही तो घोलना है, लेकिन द्रव को घोलना है। तो इस बार बच्चों उदाहरण हो जाएगा तुम्हारा अमलगम, ठीक है। यहाँ जो उदाहरण हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास अमलगम। मान लो मैंने तुम्हें कह दिया सोडियम अमलगम, तो बच्चों सोडियम अमलगम मतलब सोडियम और मरकरी का मिश्रण। अब सोडियम अमलगम लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि सोडियम को मरकरी में घोला है,
सोडियम ठोस है, उसमें मरकरी को फिट किया है। ठीक है, जिंक अमलगम, तो जिंक अमलगम मतलब जिंक और मरकरी का मिश्रण। ठीक है, तो जिंक में मैंने द्रव मरकरी को घोल दिया। तो अमलगम जो होगा बच्चों वो हमेशा द्रव ठोस विलयन का उदाहरण माना जाएगा कि भाई घोलना मुझे द्रव को है और किसके अंदर घोलना है, तो मैं कहूँगी ठोस के अंदर घोलना है। तो द्रव ठोस विलयन सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम। अब तुम दिमाग लगाओ कि भाई ठोस में गैस को कैसे घोले, तो जो घोलना है मतलब अंदर बाहर। तो अगर तुमने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा हो या ठोस अवस्था पढ़ा हो तो बच्चों धातु क्रिस्टल में धातु परमाणु को हम ठोस गोले मानते हैं। ठीक है, अब धातु क्रिस्टल में धातु परमाणु को आपने ठोस गोले माना। अब यहाँ जो बीच बीच में खाली जगह रह गई, इस खाली जगह को हम कहते हैं अंतराकाश। ठीक है, रिक्त स्थान को हम क्या कहेंगे, अंतराकाश, वॉइड्स, है ना, खाली जगह। ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट। और यहाँ पे ना इनकी मुक्त संयोजकताएं भी होती। तो भाई धातु उत्प्रेरक का काम क्यों करता है, तो हम कहेंगे भाई धातु किसी गैस के संपर्क में आता है तो गैस को क्या करता है, सतह पे अधिशोषित कर लेता है। और बीच में गैस जो है बच्चों वो यहाँ ट्रैप भी हो जाती है। ट्रैप हो जाती है मतलब फंस जाती है। तो हम कहेंगे देखो इसके अंदर भी है और बाहर भी है, मतलब घुल गई। तो बच्चों घुल गई मतलब क्या हुआ, विलयन बना दिया, है ना। घुलना मतलब मिक्स होना, विलयन बना दिया। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई पैलेडियम, पैलेडियम क्या है, धातु, Pd, तो पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण, चाहे अवशोषण, एक ही बात है ना भाई। उसकी बॉडी में भी जा सकती है, खाली जगह में भी जा सकती है, सतह पे भी आकर्षित हो सकती है। कुल मिला के मुझे मिक्स करना है। तो अगर मिक्स हो गए तो मैं कहूँगी विलयन बन गया। तो पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन का अधिशोषण, तो हम वही बोलेंगे कि भाई अधिशोषण हो चाहे अवशोषण हो, है ना। विलयन कौन सा है, तो बच्चों विलयन है गैस ठोस विलयन। ठीक है, गैस ने गैस को घोला है ठोस के अंदर, चाहे सतह पे हो चाहे अंदर हो चाहे दोनों जगह हो। तो गैस ठोस विलयन। ठीक है, तो ठोस विलयन मतलब समझ में आ गया, ऐसा विलयन जिसमें विलायक जो है वो क्या हो, ठोस हो। विलय कुछ भी हो सकता है बच्चों, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो। तो हम कहेंगे विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर हमने विलयन को डिवाइड करके रखा है ना। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर हमने डिवाइड कर लिया, गैसीय विलयन हो, ठोस विलयन हो, द्रव विलयन हो। अब गैस में बनाओगे तो गैसीय विलयन, ठोस में बनाओगे तो ठोस विलयन, और द्रव में बनाओगे तो द्रव विलयन। ठीक है, किसको बोल सकते हैं, तो तीनों चीजें विद एग्जाम्पल क्लियर है ना। तो बच्चों आपके एनसीईआरटी में इस तरह की टेबल बनी हुई होगी, आप उस टेबल को भी स्टडी कर सकते हैं। हालांकि इस पूरी टेबल को मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, अगले लेक्चर के साथ में। सांद्रता के मापन के तरीके, है ना, मैथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, सांद्रता का मापन कैसे करेंगे, फिर उसमें हम पढ़ेंगे नॉर्मलता, मोलरता, फॉर्मलता और बहुत सारे न्यूमेरिकल। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, ऑनलाइन स्टडी को एंजॉय कीजिए।